इतना मोटा दरवाजा लात मार मार के तोड़ा और डंडा लेके रेडी हैं मारने के लिए, अंदर मुझे कुछ नहीं। बहुत हालत खराब हो गई थी उस टाइम। 1000-2000 लोग हैं ना, एक कोने से एक इंसान चिल्लाना शुरू कर रहा है, एक कोने से एक कोने से एक। आरती शुरू होते ही डांसिंग सर्बियन लेडी है ना, वो एक इविल स्पिरिट है, बात करोगे तो तुम्हारे आसपास आ जाएगी। इंसैनिटी है सिंपल। इतने सारे प्रेडिक्शंस जो सही है, सही नहीं एक्यूरेट है। वो बोलता है कि पाकिस्तान और पैनकेक में डिफरेंस क्या है। बोलता है मेरे को आज तक कोई पैनकेक नहीं पता जिसपे इंडिया ने न्यूक गिराया। अगर ये प्रेडिक्शन है तो बहुत गलत होने वाला। एक विक्टिम को पकड़ लेते एंड पैसे दिए जाते हैं, ये ले 10 बिटकॉइन, इसका कान काट दे। और जब वो पकड़ा गया ना, वो तब भी पैसे कमा रहा था उन्हीं वीडियो से, क्योंकि लोग खरीदे जा रहे थे। नीच लोग बहुत ज्यादा तादाद में है भाई आज की डेट में। मेरे को कभी ऐसा कुछ दिखा मैं उड़ा दूंगा, देखी जाएगी फिर। दोस्तों वेलकम टू हॉरर कॉन प्रेजेंट्स आंखों देखी, इंडिया का सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट, पावर्ड बाय फ्यूजन फ्लाई एंड माय पहाड़ी दुकान। और आज के हमारे गेस्ट हैं फिंग, एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर जो इंडिया के टॉप कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं। हमने उनसे बहुत सारी अमेजिंग माइंड बेंडिंग बातें करी हैं जिन्हें सुनकर मैं शॉक हो गया हूं। हमने हॉरर के किस्से सुने हैं, उनके डार्क वेब के किस्से सुने हैं, इल्यूमिनाटी की बातें सुनी हैं। तो आप भी ये सब सुनिए और एंजॉय करिए आज का पॉडकास्ट। आई नो कि तुम सारे बहुत बड़े फैन हो हॉरर मूवीज के, टॉपिक्स के, स्टोरीज के। तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, अक्टूबर 26 को हो रहा है हॉरर कॉन, जिसमें सारे के सारे थ्रिलर हॉरर कंटेंट क्रिएटर्स होंगे, बहुत सारे इवेंट्स होंगे, बहुत सारे गेम्स होंगे, बहुत सारी स्टोरीज होंगी जो तुम्हें बहुत पसंद आने वाली है। तो तुम मेरे से भी मिल सकते हो और बाकी और क्रिएटर से भी मिल सकते हो, बहुत इंजॉय कर सकते हो हमारे हॉरर कल्चर को, एक अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हो इस दुनिया को। सो मेक श्योर यू गो एंड बाय योर टिकट्स फॉर हॉरर कॉन, जो हो रहा है 26 अक्टूबर। सो मेक श्योर यू गेट योर टिकट। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बड़ा मजा आ रहा है आंखों देखी पॉडकास्ट में। वी फाइनली हैव फिंग, थैंक यू सो मच, एकेए रोहन। हाँ जी। तो रोहन, ये बताओ यार मुझे, ये फिंग कैसे नाम पड़ा और ये क्या है इसके पीछे का कारण? भाई लोगों को बिलीव ही नहीं होता ये मेरा नाम है। जेन्युइनली आधे लोगों को ये लगता है इस नाम की वजह से कि मैं क्रिश्चियन हूँ ठीक है ये, और आधे लोगों को बिलीव नहीं होता ये मेरा एक्चुअल निकनेम है, मेरा घर का निकनेम है भाई। मेरे को फिंग मेरे पापा ने रखा था भाई, बचपन से जब छोटा था तब से फिंग ही बुलाया जा रहा है मेरे को घर में। ये अब वो हॉरर स्टोरीज और चैनल से लिंक हो गया ना, तो अब लोगों से वो चीज प्रोसेस नहीं होती, बट ये मेरा घर का नाम है। बट ये पूछा कभी पापा से कि ऐसा यूनिक घर का नाम क्यों रखा है? नहीं, मेरी शक्ल थी फिंग जैसी, पापा ने बुलाना शुरू कर दिया फिंग, तो तब से फिंग ही है। तो पापा ने ये जर्नी एकदम है, इस जर्नी पे भेज दिया तुझे शुरू में, बचपन में? पापा किसी ने नहीं भेजा भाई, खुद आया हूँ कि सारे अगेंस्ट थे कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है ना, आराम से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर, जॉब ले लिया। हाँ, तो ये जैसे वैसा अब इतने टॉपिक्स, डार्क वेब, इल्यूमिनाटी, हॉरर, ये सब टॉपिक्स कवर करते हो, तो घर वाले क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं? यार उनको ये है कि इतना कुछ नहीं कहते, ठीक है, और उनको भी समझ आ गया कि सिर्फ वो सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, कि काम चल रहा है, रुक गए हैं तो फिर दिक्कत है। बट वो अच्छे से आप समझते हैं कि डार्क वेब क्या है, इल्यूमिनाटी क्या है? नहीं समझते ना, नहीं भाई, तभी कुछ नहीं कह रहे। वो ओल्ड है, उनको नहीं आएगा समझ, और उनको समझने की जरूरत भी नहीं है। वो ऐसे हो जाते हैं कि अब समझ के क्या करें, तुझे समझ आ रहा है ना, तेरा काम है ना, तू कर, तू बनवा, टैटू वगैरह है तू। हाँ, नहीं ये मेरे को अभी भी नहीं पता मेरे पापा ने ये तीनों देखे हैं नहीं देखे अभी तक मेरे को स्टिल क्लू नहीं है भाई इस चीज का, क्योंकि पापा की आंखें ना थोड़ी सी कमजोर हैं, तो ड्राइव करते हुए कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि देखा है नहीं देखा है, आई डोंट नो, क्योंकि कभी डिस्कशन हुआ नहीं है इस चीज पे। तो मेरे को लग रहा है एक दिन ऐसी नोटिस करा, ये क्या बना, ये क्या है, ये कब करवाया, तो हाँ। और अब वीडियोस तो देख ही लिए, इल्यूमिनाटी वगैरह समझ आ गया, ये देख के अगर उन्होंने अभी तक नहीं देखा तो भाई गया मैं तो टाइम से पता चलेगा क्या होगा अब। बट ये हम जर्नी की बात कर रहे हैं, तो हॉरर की कहानियां काफी कवर करी हैं। इनफैक्ट हम लोगों को खूनी मंडे पे बहुत सारा रिक्वेस्ट आती है कि आप फिंग के साथ स्टोरी करो, आप फिंग की हॉरर स्टोरी बताओ। क्या है फिंग की हॉरर स्टोरी, क्या है रोहन की हॉरर स्टोरी? मेरी हॉरर स्टोरी 2 है, ठीक है, जो अनसॉल्व्ड है टिल डेट, मेरे को उनका जवाब नहीं मिला है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो इंसान खुद हॉरर कंटेंट बनाता है, ठीक है, वो जब अपनी स्टोरी सुनाता है ना, तो सीधा सीधा लोगों को ये लगता है कि भाई ये बनाई हुई है इसने, ये अपना
कुछ तो बना के कहानी सुना रहा है लोगों को डराने के लिए, बट ऐसा नहीं है। तो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग, ठीक है, वैलिड है, तुम्हें शक करना है करो, बट ये जेन्युइनली हुआ था। तो मेरे रूम में ना एक अपने गुड़गांव दिल्ली के घरों में छोटा सा रूम होता है ना मंदिर वाला, बूम टीवी कहते हैं जैसे, करेक्ट, उसमें मेरा स्टूडियो था, पीसीवीसी लगा हुआ था। तो कुछ तो वहां पे काम वाम करके ना मैं रात 1-2 दिन के लिए बाहर गया हुआ था, तो मैंने लॉक वॉक करके चाबी रख दी थी। मैं वापस आया, मैंने खोला तो मेरा जो पूरा डेस्क है जिसके ऊपर 4 मॉनिटर लगे हुए हैं, माउंट हो रखे, हैवी डेस्क, ये डाइनिंग टेबल है, वो पूरी खिसक रखी है ऐसे, ठीक है, और 2-3 चीजें टूट रखी हैं। मजाक भी नहीं कर रहा है, मेरे को लगा बहुत फेक लगता है, बट मेरी हालत खराब हो गई थी भाई, बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। ये क्या है, ये कब हुआ? मतलब यू वर ऑलरेडी डूइंग वीडियोस ऑन यूट्यूब? हाँ, ये चीज मैं कर रहा था, ये 2 साल पुरानी है, 2 साल ले लेते हैं, 2 साल के आसपास पुरानी है, ठीक है। तो ये चीज हुई, तो मेरे को लगा कि जो सफाई करती है दीदी, उन्होंने करा होगा कुछ, आके ज्यादा ही जोर से सफाई कर दी होगी। तो मैं जाके मम्मी को बोला कि ऐसे ऐसे, बोले दीदी तो है ही नहीं। हाँ, ठीक है, मैं चाबी कहाँ है, चाबी वहीं रखी हुई है, चाबी भी वही है। हाँ, तो खोला, मेरे को समझना है कि हुआ क्या, ठीक है। तो उसके बाद अब मैंने पूरा सब कुछ पूछने की जरूरत वो करी, कोशिश करी कि कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा, मेरे को नहीं मिला जवाब। तो मैं डेस्क वापस लगाया, वापस काम पे लग गया मैं। उसके बाद मैंने पढ़ लिया एक आर्टिकल और मेरी सांस रुक गई थी। मैं वो क्या कहते हैं, कॉन्जरिंग सीरीज जो है उसके बारे में जान रहा था, ऐसे पढ़ रहा था, ठीक है, बिहाइंड द सीन्स मेकिंग ये देख रहा था। तो उसके अंदर एक आर्टिकल था कि कॉन्जरिंग जब शूट हो रही थी तो उसके सेट पे हमेशा एक प्रीस्ट आता था ब्लेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो इविल स्पिरिट्स होती है उनको रियलिटी और फिक्शन में फर्क नहीं पता होता, तो वो ब्लेस इसलिए करते थे क्योंकि वहां पे बार बार वैलेक वैलेक बोला जा रहा है, रिएनैक्ट करे जा रहे हैं सीन्स, तो इविल स्पिरिट्स को लगता है उनको बुलाया जा रहा है, उनकी जरूरत है, वहां पे नीड है, तो वहां आ जाती, इसलिए ब्लेस करा जाता है। तो मैंने वो पढ़ा, मैं यार गुड फैक्ट यार, मैं काम करने लगा और मैं काम करते करते रुक गया मैं 1 सेकंड। मैं इसी रूम में बैठ के पिछले 1.5-2 साल से सारी हॉरर स्टोरी सुना रहा हूँ, सारी इविल स्पिरिट्स वगैरह, मेरी सांस रुक गई। मैं 3 दिन उस कमरे में नहीं गया था भाई, मेरी हालत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा कि भाई ये सही में हो रहा है। अब समझ भी नहीं आ रहा, बिलीव करूं नहीं करूं, क्या हो रहा है। तो मतलब तूने ढूंढ लिया कि सब लोगों से पूछा कि कौन आ सकता है, कोई आने का कुछ नहीं मिला? लॉक्ड है भाई, लॉक्ड है। अब ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ बहुत नशे वशे करता हूँ, मैंने जाके खुद कुछ कर दिया और मेरे को खुद याद नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैं घर में ही नहीं था, घर में ही नहीं था मैं, और ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, मेरे को नहीं पता। और मॉम डैड रहते हैं, मतलब मॉम रहती हैं घर पे? मम्मी को तो अभी भी वही है कि भाई ये कुछ करा होगा, तूने करा होगा या घर में किसी और ने करा होगा, नहीं पता। कि या तो कोई घुसे, कोई चोरी करने के लिए घुसे, कुछ गायब नहीं है, बस चीजें टूटी हुई हैं और टेबल खिसकी हुई है, जिसको खिसकाने के लिए जोर लगे भाई खुद। तो हैवी सेटअप है पूरा। हाँ, तो भाई ये चीज हुई है, ठीक है। इसका कोई जवाब नहीं है, जिसको असली मानना है वो मान सकता है, जिसको नहीं मानना कि कहानी बना रहा हूं मैं, तो वो मान ले, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो ये चीज हुई थी। तो उसके बाद मेरे को था कि भाई मैं इस कमरे में नहीं जा रहा, कुछ और करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर मैंने एक 3 BHK ले लिया, ठीक है, सोसाइटी में, और वहां स्टूडियो बिल्डअप कर लिया, सब कुछ स्टूडियो बिल्डअप करा। तो उसके बाद 1 साल कुछ वहां पे काम करा हमने। तो उस स्टूडियो का एक दरवाजा है स्टील का, ठीक है, वो प्रॉपर हमारे यहाँ नहीं होते, बड़ी चाबी होती है स्टील वाली, जिसको 3 बार घुमाना पड़ता है, खटक खटक खटक, वो वाला लॉक है उसमें, ठीक है। तो एक ही हमारे लैंडलॉर्ड ने चाबी दी हुई थी, ठीक है। मैं और मेरे साथ एक और था जो काम करता था, ऋषि नाम है उसका। तो मैं और ऋषि रुकता था वहां पे रात को कई बार काम करते हुए, तो वहां पे हमने सोने का भी कर रखा था सब कुछ। तो ऋषि ना कंप्लेन कर रहा था पिछले 1-2 हफ्ते से कि भाई आवाजें आती हैं ऊपर से, ठीक है, ऊपर से आती है। मैं यार ऊपर से तो नहीं आनी चाहिए। फिर ऋषि बोलता भाई मैं एक बार जागा तो ये तो समझ आ गया कि ऊपर वालों की आवाज नहीं, फर्नीचर की आवाज होती है, कुछ होती है, पूरे कुछ आवाजें आती है, कोई कुछ बोल रहा है, ऐसे कुछ अजीब अजीब आवाज आती है। तो हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि भाई ट्रैफिक होगा, कुत्ते बिल्ली होंगे बाहर आसपास, ऐसे कुछ आवाज होगी। और ये था हाइट पे था, ये ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। 1-2 हफ्ते की बात थी। उसके बाद क्या कहते हैं, एक बार रात को हम जा रहे थे जिम, ठीक है, दोनों 2 बजे हमारा जिम का हुआ। ऋषि ने लॉक करा है, अच्छे से याद है मेरे को विजुअल। गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी का बीच में होता है ना स्पेस दोनों सीट के, जो भी बोलते हैं उसे, उसमें उसने चाबी डाली है, मेरे को याद है वो विजुअल। चाबी डाली, बंद करा, हम जिम गए, जिम जाके जिम करा, सब कुछ करा, वापस बैठे गाड़ी में, ठीक है, और फिर घर आए,
ठीक है, बीच में एक एक्सीडेंट हुआ था 2 लोगों का बाइक से, तो हम उनको संभालने में लगे हुए थे। स्टूडियो पहुंचे तो भाई चाबी नहीं है, चाबी कहाँ गई, चाबी ढूंढ रहे हैं भाई, गाड़ी में नीचे गिर गए, मैं चाबी तो नहीं है, मेरे तू जिम में छोड़ा है, पागल है। वापस गए जिम, ठीक है, जिम में भी नहीं है। उसके बाद हमें डाउट हुआ कि बीच में जो वो एक्सीडेंट हुआ था वहां संभाल रहे, वहां गिर गई होगी, हमने वहां ढूंढा, कहीं नहीं मिली। तब हो गया कि चाबी खो गई। तो मैंने ऋषि को बोला कि भाई ध्यान रखा करना थोड़ा, अब तूने खोई है तो कल चाबी वाले को तू बुलाएगा, अभी मैं तेरे को घर छोड़ देता हूँ। तो उसको घर छोड़ के मैं वापस आ रहा था, अब मेरी कॉलोनी में ही था स्टूडियो, तो स्टूडियो के सामने से जा रहा था मैं गाड़ी लेके, तो स्टूडियो की ना वो ग्राउंड फ्लोर पे था, तो बाहर की लाइट जल रही थी, तो मैंने यार मैं ऑन छोड़ दी लाइट, फिर मेरे को दिमाग में लॉक करके वहीं तो नहीं गिरा दी, चेक करता हूँ। मैं गया चेक करने, नीचे नीचे चेक कर रहा हूँ, भाई नहीं है। तो वो जो स्टील वाला गेट है ना, उसमें जाली लगी हुई है कि यू कैन सी इनसाइड, ठीक है। तो ऐसे मैंने अंदर देखा, और फ्रिज के ऊपर ना मेरे को वो की चेन दिख रहा है जो एक चाबी में था, व्हाइट कलर का की चेन था, फ्रिज के ऊपर दिख रहा है मेरे को। अब मेरे को जाली के थ्रू दिख रहा है तो मेरे को ढंग से नहीं दिख रहा, और मेरे को डाउट हो रहा है यार चाबी तो एक ही थी, ये अंदर क्या। मैंने फोन करा, भाई मेरे को चाबी दिख रही है सामने, फ्रिज के ऊपर है। बोला क्या बात कर रहा है। मैं दरवाजा एक बार जोर से करके देखा, वो 3 बार लॉक्ड है प्रॉपर, समझ नहीं आ रहा। ऋषि को दोबारा मतलब बताया मैंने कि भाई मेरे को दिख रही है। बोला फोटो भेज, तो मैं फोटो खींच रहा हूँ, वो जाली के थ्रू अच्छे से फोटो जा नहीं रही। मैं भाई चाबी मेरे को दिख रही है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। तो ऋषि ने एक बात बोली, भाई इसका मतलब है घर के अंदर है कोई, ठीक है, कि किसी को तो चाबी मिली है और घर के अंदर है कोई। तो अब दिमाग सनक गया। और रात के 2 बज रहे हैं, 3 साढ़े 3 हो गए थे, 3 साढ़े 3, ठीक है, समझ नहीं आ रहा। हाँ। तो उसके बाद कॉलोनी का जो गार्ड है उसको बोला कि भाई इस घर पे नजर रख, इसके ग्राउंड फ्लोर से कौन निकल रहा है या कौन जा रहा है, कोई निकले पकड़ लियो उसे, ठीक है। मैं ऋषि को लेके आया, हम चाकू डंडे लेके खड़े हैं, हमने इतना मोटा दरवाजा लात मार मार के तोड़ा और हम डंडा लेके रेडी हैं मारने के लिए। अंदर घुसे कुछ नहीं, अंदर घुसते फ्रिज के ऊपर से हमने चाबी उठाई ऐसे, और हम कंफ्यूज्ड कि भाई ये क्या हुआ है। हमने लैंडलॉर्ड को फोन करा है सुबह 4 बजे 5 बजे कि सर एक ही चाबी थी, बोलता भाई एक ही चाबी है। और हम कंफ्यूज्ड हैं कि ये हुआ कैसे है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। और हम बहुत हालत खराब हो गई थी उस टाइम, बहुत हालत खराब हो गई थी। वो एटमॉस्फेयर ही नेगेटिव हो रखा था स्टूडियो में, मन नहीं कर रहा है काम करने का, जाने का मन नहीं कर रहा है ये वो। तो उसके बाद फिर मेरे एक दोस्त ने बताया, काफी क्लोज फ्रेंड है मेरा, तो उसने बताया कि उसकी पर्सनल लाइफ में भी ऐसी एक स्टोरी हुई है, ठीक है, कि उनके घर पे भी कुछ था ऐसे कि भाई रात को ब्लीडिंग शुरू हो गई है भाई को ये वो, और सोने में दिक्कत आ रही है, और हनुमान चालीसा सर के पास रख के सो रहे हैं, ये सब कुछ है। तो उनको सोल्यूशन मिला था कि वो बालाजी गए थे, ठीक है, उनके घर में बीमार पड़ गए थे लोग बहुत ज्यादा, तो बालाजी टेम्पल है वहां गए थे, वहां पे जाके फिर थोड़ा सब कुछ सही हुआ, थोड़ा होश में आया सब कुछ। तो हम भी फिर इस वजह से बालाजी गए थे, और उसके बाद थोड़ा सांस आया कि भाई साहब ठीक है, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हनुमान जी है। वो होप लेके फिर घुस गए वापस स्टूडियो में 1-2 महीने, और फिर वो स्टूडियो पे हमने छोड़ दिया। ये हुआ है भाई हमारे साथ। ये इसलिए मैं जब भी हॉरर का कुछ करता हूँ ना, मैं हर हफ्ते अपनी नजर उतरवा लेता हूँ। हाँ भाई ये बहुत जरूरी है। ये हर टाइम जो हम ये बातें करते रहते हैं और जो हम स्पिरिट्स की बात करते रहते हैं, भाई ये है दिक्कत। अंधेरे में बैठते हैं हम, सब कुछ करते हैं, एटमॉस्फेयर ही वो है, तो करना पड़ता है। तो उसके बाद तो फिर रेगुलरली मैं जाने लग गया था हनुमान मंदिर। तो और जब बालाजी गया था तो बालाजी का कैसा एक्सपीरियंस था, क्या था वहाँ? भाई बालाजी में जैसे हम परेशान हुए थे इस चीज को लेके, ठीक है, तो वैसे ही बहुत सारे हजारों लोग थे वहां पे ऐसी परेशानी लेके, हमसे बहुत वर्स परेशानी लेके, कि घर वाले पोजेस्ड है, ठीक है, उनके घर वाले मंदिर का गेट पकड़ के खड़े हैं 4 दिन से बिना कुछ खाए पिए, स्टिल खड़े हैं बस, ठीक है, और उनके घर वाले भी कुछ नहीं करके। हमें पता है कि भाई यही सोल्यूशन है कि वो ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी। मतलब तू कह रहा है अंदर जो उनके घर में पोजेस्ड है वो मंदिर के अंदर है और ये लोग बाहर वेट कर रहे हैं? जैसे सपोज हम दोनों एक घर में रहते हैं, ठीक है, तुम पोजेस हो गए, ठीक है, तुम्हें लेके गए वहां पे और तुम गेट से हुक हो रखे हो, तुम खुद ही नहीं छोड़ रहे, तो मैं वहां पे शांति से खड़ा हूं कि भाई यही हीलिंग प्रोसेस है, ऐसे ही ठीक हो। और 3-4 दिन से खाया पिया नहीं है कुछ, बट स्टिल ताकत है खड़े रहने की। तो पहला विजुअल तो हमने ये देखा, उसके बाद लाइन वगैरह लगती है, अरे भाई ओ कुछ याद आ गया। तो मंदिर के बाहर क्या सीन है कि लंबी सी रोड है, ठीक है, तो रोड के बीच में ना उन्होंने एक लेन बना रखी है साइड में कि उसके थ्रू लाइन जाएगी,
ठीक है, तो हम रात को बैठे थे कुछ 12:30-1 बजे, और सुबह कुछ 5-6 बजे आरती शुरू होती है। पूरी रात बैठना पड़ता है जिससे तुम्हारा नंबर पहले आए। तो हम बैठे हुए थे, तो रात को बैठे हुए थे, 10-15 लोग हैं, ठीक है। हम सोच रहे यार कोई आता ही नहीं है यहाँ पे, हमने तो बहुत सुना था, ठीक है। तो जो दोस्त लेके गया था वो भी गया था, बोलता है रुक जा तू देखते जा सुबह तक। सुबह होते ही वहां पे भाई साहब इतने लोग थे, इतने ज्यादा लोग कि मतलब रोड भरी पड़ी है, तुम रोड नहीं देख सकते, इतना क्राउड, इतना डेंस क्राउड है वहां पे, ठीक है। तो वो सब कुछ है। तो अब सारे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि आरती होगी। तो वहां पे अनाउंसमेंट वगैरह शुरू हुई कि आरती शुरू होने वाली है। अब जैसी आरती शुरू हुई, जैसे 1000-2000 लोग हैं ना, 1000-2000 एक कोने से एक इंसान चिल्लाना शुरू कर रहा है, एक कोने से एक कोने से एक, आरती शुरू होते ही। अब ये तो यार तुम प्लान भी नहीं कर सकते, अगर एकदम प्रैक्टिकली तुम सोचो ना कि भाई हम ऐसा करते हैं, एकदम एक कंस्पिरेसी थियरिस्ट वाला माइंडसेट ले आते हैं कि भाई मंदिर की प्रमोशन करनी है, ठीक है, तो हम ऐसे एक स्टोरी क्रिएट कर देते हैं। भाई ये तुम नहीं क्रिएट कर सकते, प्लान ही नहीं कर सकते। तो वहां पे क्या होता है कि उस क्राउड में जब जो लोग पोजेस्ड होते हैं या इविल स्पिरिट्स होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, वो चीखने चिल्लाना शुरू करते हैं, ठीक है, जिब्रिश सा कुछ भी बोल रहे हैं। तो उन लोगों को सबसे पहले भीड़ में से काट के आगे ले जाया जाता है। अच्छा, आरती के टाइम, क्योंकि आरती के टाइम पे वो छींटे मारते हैं। हाँ, पानी जो होता है ना, जो पूजा में यूज होता है स्टार्टिंग में, हाँ, उसके होता है, तो वो उन पे डाला जाता है कि वो ठीक हो जाए। तो भीड़ पूरी थी। अब मंदिर के गेट खुले, मंदिर के गेट खोलते ही हजारों लोग अंदर घुस रहे हैं फुल स्पीड में, और घुसते घुसते जय श्री राम चिल्ला रहे। जो एनर्जी थी ना वहां पे, एक्सप्लेन नहीं कर सकते भाई। अगर तुम्हारा कभी जाने का हो ना वहां पे तो जाओ। ये चीज है कि मतलब हाँ, वहां पे तुम बहुत सारे पोजेस्ड लोगों को देखोगे। वहां बोला जाता है कि मतलब अगर इल इंटेंशन से जाओगे तो कोई इवल स्पिरिट साथ ही लेके आओगे। कहते हैं ना घूमना नहीं चाहिए वापस, हाँ, प्रसाद लेके नहीं वो वहीं कर खा सकते लेना हो, चाहिए। वो कर सकते, हमने खाया। नहीं, वहीं खा लेना चाहिए, लेके नहीं आना चाहिए वापस, ऐसा कहते हाँ हैं। ये भी है, ये नहीं करा था हमने। तो वही चीज है, मंदिर के अंदर से जाके, और मंदिर के अंदर भी मंदिर के कोने कोने में 3-4 लोग गिरे हुए हैं पोजेस्ड, पागल हो के सर मार रहे हैं दीवार में। देखा तुम लोगों ने ये? हाँ, लेकिन उस टाइम ना डर नहीं लगता, उस टाइम लगता है इनका इलाज चल रहा है। अब ये यहाँ हम बैठे हैं, ठीक है, हम स्टूडियो में बैठ के सुनते हैं ना, तो भाई लगता है कि कैसे देखा गया होगा, डरावनी चीज है। बट तुम ऐसे ही जब जा रहे हो, तुम इसी ऑब्जेक्टिव के साथ जा रहे हो कि हम भी हील होने जा रहे हैं, हमें भी पीछा छुड़ाना है किसी चीज से। ये तो तुम उसी वर्ल्ड में तुम्हें पता है तुम एंटर कर रहे हो, शायद इसलिए वो डर ना लग रहा हो। हाँ, ये चीज रहती है। तो अब वहां पे इन सबको देख के ना लगता है, तुम वहां पे जाके ना तुम अपनी प्रॉब्लम भूल के ना ये हाथ जोड़ के विश करते हो, भाई भगवान इनको ठीक कर दो। तुम अपनी प्रॉब्लम भूल जाते हो एक सेकंड की। तो ये चीज हुई। तो अब उस मंदिर से निकल के ना पीछे एक पहाड़ी है, पहाड़ी पे ऊपर जाते हैं ना तो छोटे मंदिर है बहुत सारे, और ऊपर जाके एक और मंदिर है बहुत बड़ा, जैसे कोर्ट रूम कहते हैं, ठीक है, एक तरीके से, कि वहां पे जजमेंट होती है, ठीक है। तो ऊपर जाके वहां पे क्या कहते हैं, जो सबसे वर्स्ट केसेस होते हैं, वर्स्ट केसेस एकदम, कि मतलब एक्सट्रीम पोजेशन एकदम, वो उनको ऊपर रखा जाता है, वहां पे उनकी अलग पूजा होती है। तो ऊपर तक जाते हैं पहाड़ी में, वहां मत्था टेक के फिर वापस नीचे। ये तो बड़ी ऐसे बीच में, आई थिंक तुमने भी सुनी होगी कि दिल्ली एनसीआर में ऐसे प्याज वाली चुड़ैल आ गई थी बालाजी की मंदिर से, बोतलें चुड़ैल कैद हैं बोतलों में वहां पे, और वो बोतलें टूट गई थी 3, और 3 चुड़ैलें इधर आ गई थी। और यहाँ पे इनफैक्ट मेरे घर के भी बाहर मुझे याद है ऐसे मेहंदी और हल्दी के हाथ छापे लगे थे घर के बाहर, पूरी गली में हमारे छापे लगे थे, कहते उससे वो दूर रखते थे। अच्छा, मेरे को लगा उन्हीं ने करा है। नहीं, अरे दूर रखते थे, जैसे ओस्त्री कलाना लिखते थे ना, वैसे हाथ छापे लगे थे हाथ के। और वो कहते थे कि औरत आएगी दोपहर में या रात में, कभी भी आ सकती है, और आपसे रोटी और प्याज मांगेगी। तो एक तरह से ये कह सकते हैं दिल्ली का अर्बन लेजेंड है। इनफैक्ट पूरे राजस्थान से फैलता हुआ गया था ये, इधर की साइड आया था। एक ऐसी दिल्ली का लेजेंड है काला बंदर, वो मंकी। हाँ, काला बंदर, हाँ, वो तो चला था, काफी चला था। एक काला बंदर चला था, एक वो छोटी काटने वाली चुड़ैल चला था, और तो ऐसे छोटे मोटे आते रहते हैं। हाँ, कोई भी अपना अर्बन लेजेंड इंटरनेशनल नहीं जाता, ये देख चुका हूँ मैं। ये सर्बियन डांसिंग लेडी जो थी, वो यहाँ पॉपुलर हो गई थी बहुत ज्यादा। इसके ऊपर रिसर्च करी कि क्या था एग्जैक्टली सर्बियन डांसिंग लेडी। यार ये बोला जाता है कि वो जो डांसिंग सर्बियन लेडी है ना,
वो एक इविल स्पिरिट है। वो ये भी कंफर्मेशन नहीं कि आदमी है औरत है, ठीक है, औरत कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्लोथ्स, ठीक है, लेकिन बोला जाता है कि इविल स्पिरिट है। तो अगर तुम्हें दिख भी रही है ना तो भाग जाओ वहां से। ये चीज इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी कि लोग बता भी रहे हैं कि हमने देखा है सामने। कोई बोल रहा है ऑल ब्लैक में थी, कोई बोल रहा है ऑल व्हाइट में थी, खून दिख रहा था, ठीक है, हो सकता है ब्लैक वाली पे भी खून हो, दिखा ना हो। तो ये चीज थी और इतना ज्यादा फैल गया था ये चीज कि वहां पे पुलिस को नोटिफाई करना पड़ा लोगों को कि आपको ऐसा कुछ भी दिखता है, एंगेज नहीं करना है, हमें बताओ, हम डील करते हैं। तो सर्बियन लेडी के साथ जो सबसे ज्यादा सर्च करने वाली चीज है इज कॉट बाय पुलिस, क्योंकि लोग पागल हैं, लोगों को जानना है कि इसके पीछे है कौन, क्योंकि लोगों ने सही में देखा है ये होते हुए। अब यूट्यूबर्स प्रैंक भी कर रहे हैं इस पे, तो अब कौन सा प्रैंक है कौन सा असली है, ये है। वो एक थ्योरी मैंने पढ़ी थी कि कहते थे कि जो सर्बियन डांसिंग लेडी की जो वीडियो वायरल हो रही थी हर जगह, उस लेडी को ढूंढा गया, उस लेडी को जब ढूंढा गया तो पता चला ये बहुत पहले मर चुकी है। ऐसी एक थ्योरी मैंने पढ़ी थी। तो तब से वो और ज्यादा वो हो गया कि कोई ये तो भूत है या कोई आत्मा है जो घूम रही है। अभी बीच में ये भी था कि जितने भी लोग देख रहे हैं सर्बियन लेडी को, वो बोल रहे हैं कि भाई वो एकदम से पलटी और हमारी तरफ भागने लग गई चाकू लेके, ठीक है, जो चाकू पहले हाथ में उसके दिख नहीं रहा था जब वो डांस कर रही थी, एकदम से आती उसके हाथ में चाकू था और वो भागी हमारे पीछे। कोई बोल रहा है कि वो भागी लेकिन उसने हमें नोच लिया मुंह पे, ठीक है, ये वो, और फिर जैसे हमने लड़ने लगे वापस वो गायब हो गई। तो बहुत इनफाइनाइट स्टोरीज हैं सर्बियन लेडी। एंड इनफैक्ट हम लोगों ने खूनी मंडे पे एक सर्बियन डांसिंग लेडी की कहानी करी थी। तो मैं देख रहा हूँ पहली बार हुआ ऐसा, कमेंट्स में लोग कह रहे हैं सॉरी सर्बियन डांसिंग लेडी, हमने आपकी वीडियो देखी आपकी परमिशन के बिना। एंड रिपीटेडली इतने सारे कमेंट्स। पता है क्यों आया था? हाँ, क्योंकि मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, तो मैंने फैक्ट मेंशन करा था कि जितने भी आप रील्स वगैरह देखोगे ना, लोगों ने ये ट्रेंड शुरू कर दिया है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि इसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए, लाइक टैबू सब्जेक्ट होना चाहिए, इस लेडी के बारे में बात नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि बात करोगे तो तुम्हारे आसपास आ जाएगी। तो उस वजह से लोग लिखते हैं कि आई एम रियली सॉरी टू वॉच दिस और रिस्पेक्टफुली है वो, और आगे जीसस का क्रॉस लगा देते हैं, ये सब कुछ। तो अब उस वीडियो पे मैंने ये बताया, उसके बाद मेरी भी 3-4 वीडियोस पे वो धड़ाधड़ आया है, और जो बाकी क्रिएटर्स भी इस पे बात कर रहे हैं ना, ये पूरा फैल गया था कि सारी डरावनी वीडियोस पे लोग यही लिख रहे थे, क्योंकि इतना डर गए थे सर्बियन लेडी वाली चीज देख के। वो उन्हें लग रहा था कि अगर ये सर्बियन लेडी पे काम कर रहा है तो सब पे करेगा, तो ये सब कमेंट कर देते। सही बात है, तो ये फैल गया था। आई थिंक इस पॉडकास्ट के बाद भी नजर उतरवा लूंगा। इस पॉडकास्ट के नीचे भी लिखो, ठीक है। तो यार ये तो बहुत सारी हॉरर रिलेटेड या हॉरर लेजेंड्स रिलेटेड बातें हो गई, लेकिन नाउ दैट मेरे साथ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बैठे हैं, तो मैं जरूर कॉन्स्पिरेसीज में डीप डाइव करना चाहूंगा। हाँ, सबसे पहले ये इल्यूमिनाती पे इतनी बातें हो रही हैं आजकल, इल्यूमिनाती एग्जैक्टली क्या है, क्या कौन सी सोसाइटी है, कौन सी सीक्रेट सोसाइटी है जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। अभी मैंने देखा, हाल ही में पढ़ा कि लोग कह रहे हैं कि दिलजीत इल्यूमिनाती का पार्ट है, दिलजीत अपने कॉन्सर्ट्स में ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं, और अभी उनकी एल्बम उसके बाद लॉन्च हुई है दिल्यूमिनाती। तो आई थिंक वो तो पीआर स्टंट हो गया, वो एक बार ऐसे कर दिया ऊपर तो वो इल्यूमिनाटी वाली चीज हो गई। लेकिन ऐसे बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज, फेमस लोग हैं जो कहते हैं लोग कि इल्यूमिनाती का पार्ट है। तो इल्यूमिनाती क्या है और कुछ इससे रिलेटेड बताओ ना। इल्यूमिनाटी बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो पूरी दुनिया है, जितने लोग हैं, उनके कुछ 10-11 लीडर्स हैं टॉप के, जिनका एक ग्रुप है जो पूरे वर्ल्ड को रन करते हैं, जिन्होंने डिकोड कर लिया है कि ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन फीलिंग्स और ह्यूमन कम्युनिटीज, सारे लोग कैसे रहते हैं और इनका दिमाग कैसे चलता है और इनको कैसे कंट्रोल करा जाए। अब यार खुद एक चीज सोचो ना, जब हम स्कूल टाइम में थे, ठीक है, टॉपर्स का अलग ग्रुप होता था, ठीक है, टॉपर्स नहीं बैठते थे भाई बैक बेंचर्स के साथ, बैक बेंचर्स का अलग ग्रुप होता था, ठीक है, लेकिन एंड में जब मॉनिटर करना होता था, ठीक है, जब पूरी क्लास की रेपो की बात आती थी तो टॉपर्स को लिया जाता था, ठीक है। तो टॉपर बच्चे जो थे उनको हमेशा से एलीट फील होता था, ठीक है। तो इंसानों में ये चीज तो है कि भाई अगर कोई है बहुत ज्यादा स्मार्ट, ठीक है, और जिसको बहुत ज्यादा पता है दुनिया बारे में, वो नॉर्मल लोगों के साथ नहीं बैठेगा जो उस लेवल पे नहीं सोच सकते, ठीक है। तो ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में 10-11 लोग हैं जिनको समझ आ गया हाउ द वर्ल्ड वर्क्स,
ठीक है, उन्होंने हर जगह पैसे डाल रखे हैं, हर जगह उनके एसेट्स हैं, हर जगह वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही 10 11 12 लोग कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, इनका ग्रुप है और ये पूरी दुनिया रन करते हैं। जितने एजेंडाज हम फॉलो करते हैं, सब कुछ करते हैं, मीडिया कैसे काम करती है, कंट्रोल कैसे करा जाता है, फेक न्यूज कैसे फैलाए, इनको सब कुछ पता है। तो कैसे अगर किसी को ज्वाइन करना है इल्यूमिनाटी इनका ग्रुप, तो कैसे ज्वाइन कर सकता है? यार एक तो पहली चीज ये है कि जो इंसान इल्यूमिनाटी में है, हाँ, उसको तुम शायद देखोगे भी नहीं अपनी जिंदगी में, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि एक तो जो हम खाना खा रहे हैं वो बहुत लो क्वालिटी है, हम खुद को ही मार रहे हैं, ठीक है, पूरे टाइम, मतलब बाकी सारी चीजें, और हवा सांस लेने लायक नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगर कोई टॉप एलीट आदमी होगा, वो किसी आइलैंड पे होगा यार, ठीक है, वो अपने पीक हेल्थ पे होगा, ठीक है, हर बार। तो वेरी पॉसिबल कि मतलब हम शायद, अगर एग्जिस्ट करता है, जो कि मैं बिलीव करता हूँ कि करता तो होगा यार, ठीक है, लेकिन अगर कोई करता है तो हम शायद कभी नहीं मिलेंगे इन लोगों से, ठीक है? इनको बस पता है कि दुनिया कैसे चलानी है, और ये चलाते भी कैसे होंगे कि भाई ये अपना अपना लड़ते रहे, झगड़ते रहे, हमें तंग ना करें, हम इधर हैं। लेकिन इतना नेगेटिव इमोशन क्यों है इसके साथ जुड़ा? जैसे अभी जो मैंने सुना वो बड़ा मुझे एस्पिरेशनल लग रहा है कि काश मैं भी उस इल्यूमिनाटी का पार्ट बनूं या इल्यूमिनाटी का पार्ट होना चाहिए, लेकिन इतनी नेगेटिव फीलिंग क्यों है इसके क्योंकि साथ? हम बैक बेंचर्स है ना, बैक बेंचर्स को हमेशा एक फीलिंग होती है हमें टॉपर्स के ग्रुप में बैठना है, बड़े खुंदस भी होती है, सेम फीलिंग है, वो एलीट्स है सोसाइटी के। बट ऐसा कहते हैं जैसे सेटन की वर्शिपिंग, या फिर अपना कुछ आपको सैक्रिफाइस करके उस ग्रुप में घुसना पड़ता है, या ये सारी जो चीजें ये थ्योरीज हैं, बेसिकली जैसे ये सेटनिज्म वाली कंस्पिरेसी थियरी है एक, ठीक है, वैसे बहुत सारे कंस्पिरेसी थियरी है, और ये कहीं ना कहीं जाके ना सारी कनेक्ट होती है इल्यूमिनाटी से ही, ओके, ठीक है, जितनी भी कंस्पिरेसी थियरीज हैं। तो जैसे आपने सेटनिज्म वाला बोला, वैसे ही रेप्टिलियन थियरी है, ठीक है, वैसे ही बहुत सारी और कंस्पिरेसी थियरी है, ठीक है, ये रिचुअल वाली हो गई, और क्या कहते हैं क्लोनिंग वाली हो गई। तो ये सारी चीजें घुमा फिरा के इल्यूमिनाटी पे ही आ जाती है। इल्यूमिनाटी यहाँ पे भी टॉप पे ही है कि अल्टीमेटली तुम्हें वहीं जाना है, अगर तुम सोचने पे भी आओ, पीक तुम्हारी थिंकिंग की जो है वो भी इल्यूमिनाटी है। तो वैसी चीज है। तो अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो यार उसके लिए भी फिर उतना स्मार्ट होना पड़ेगा टू फिगर आउट कि भाई इन लोगों को ढूंढना कैसे है। जैसे कई लोग कहते हैं कि कुछ सेलिब्रिटीज, जैसे फॉर एग्जांपल दिलजीत का केस ले लेता हूं मैं, या हनी सिंह का बड़ा नाम आता है इन सब चीजों में, तो कहते हैं कि इन लोगों को सडन फेम मिला, और ऐसा फेम मिला कि दुनिया में छा गए ये लोग, सिर्फ ये चीज भी है, पर्टिकुलर जगह नहीं, दुनिया में छा गए। वो अलग पीक देख रहे हैं लोग, मतलब ऐसा होता है ना, जिस चीज को आप छू लो वो सोना बन जाए, वो पीरियड आ रहा है एक। तो और लोग फिर थ्योरीज एक्सप्लोर करने लग जाते हैं उसके आसपास की, क्या सीन है, क्या चक्कर है। तो इसके बारे में कुछ, ये तो है, ठीक है, जो हनी सिंह वाली चीज है, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इंडिया के अंदर सोच रहे हैं, ठीक है, इंडिया अब टॉप कंट्रीज में आ रहा है, लेकिन जब हनी सिंह वगैरह थे तब ऐसा कुछ था नहीं। हम तब उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो एक तो हम इतने छोटे लेवल पे सोच रहे हैं, हम वर्ल्ड लेवल पे भी नहीं सोच रहे, ठीक है, कि दिलजीत को हम अभी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि अब वो इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। हनी सिंह थोड़ा इंडियन लेवल पे ही थे, ठीक है, मतलब मैं मानता हूं भाई म्यूजिक इंटरनेशनल लेवल था, फुल रिस्पेक्ट, ठीक है, लेकिन जैसे अभी दिलजीत है, वो टुनाइट शो में गया है, ठीक है, सब कुछ हो रहा है, दिलजीत में कोचेला हो गया, दिलजीत भाई बंदा मेहनत करता 100%, एब्सोल्युटली, बट बाकी लोग भी तो कर रहे हैं, वो इतना कैसे नहीं फट पाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, ऊपर से हैंड साइंस वगैरह, ये बहुत इल्यूमिनाटी वाला टॉपिक ना बहुत वैसा है कि इसमें लूप होल्स बहुत सारे हैं, ठीक है, कि अगर हम एक बात पकड़ते हैं किसी की कि भाई ये एकदम से फेमस हो गया, तो उसके साथ दूसरी बात ये भी आ जाती है कि भाई इतने सालों से फिल्में भी तो कर रहा था, वो सब कुछ इसका बिल्डअप हो रहा था, ये मेहनत कर रहा था, तो लूप होल्स है बहुत सारे। आई थिंक दिलजीत के केस में मुझे नहीं लगता इल्यूमिनाटी है, बट उसकी लाइकेबिलिटी है, इतना ज्यादा शुरू से ही वो लाइकेबल रहा है कि सब लोग पसंद करते हैं, चाहे वो व्लॉग बना ले, चाहे वो अपनी कुकिंग की रेसिपी बना ले इंस्टाग्राम पे, या एलेक्सा से लड़ ले, हाँ। तो वही चीज है कि नो वन कैन हेट दिलजीत, ठीक है, तो उस वजह से भी पॉपुलैरिटी है बहुत ज्यादा। लेकिन यार मेरे को नहीं लगता कि जो इल्यूमिनाटी वाले लोग होंगे ना, हम जान भी नहीं सकते उन्हें, पहली चीज तो ये लगती है, ठीक है। अब जिन लोगों पे हम शक कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने जे-ज़ी बियोंसे ले लिया, उनपे तो बहुत ज्यादा चलता है कि भाई साहब हैंड साइंस वगैरह, ये तो भाई
यही है इल्यूमिनाटी, लोगों ने बोल दिया। अरे वो वर्कर भी तो हो सकते हैं इल्यूमिनाटी के, कि प्रोपेगेंडा फैलाना, लोगों को कंट्रोल करना। व्हाट इफ ये लोग यही करते हैं, पावरफुल लोग यही कर रहे हो? व्हाट इफ ये जकरबर्ग, इलॉन मस्क वगैरह यही हो? यू नेवर नो। ठीक है, तो मैं इस चीज में पर्सनली मानता हूँ कि भाई ऐसा कोई ग्रुप तो होगा। ऐसे मैं मान नहीं सकता कि बस बहुत सारी कंट्रीज हैं, सबके प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स और लीडर्स हैं, ठीक है, और दुनिया बस इतनी है। मैं नहीं मान सकता कि भाई स्मार्ट लोग तो होंगे ही, कि उन्होंने ग्रुप बनाया होगा अपना। करेक्ट। तो हाँ, बट जो हम ये सोच रहे हैं कि दिलजीत, हनी सिंह, तो बेसिकली ये है कि अपना काम करो, ये सब पे ज्यादा घुसो मत। थोड़ा थोड़ा घुसना चाहिए, थोड़ा घुसना थोड़ा चाहिए। पता है क्यों घुसना चाहिए? हाँ। क्योंकि अब जैसे मैं बिल्कुल नहीं घुस रहा, मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ, ठीक है, मेरे सामने कोई एविडेंस भी आ जाएगा ना इस चीज का, तो मैं उसको नोटिस ही नहीं कर पाऊंगा। अब जो इंसान थोड़ा बहुत जानता है इसके बारे में, ये सब कुछ है, कभी उसकी जिंदगी में उसके सामने कुछ ऐसा आ जाए कि भाई शिट, ये चीज तो मैंने जानी हुई है, ये तो हो रहा है, ये मेरे को दिख गया, प्रूफ मिल गया। अब जैसे एक शो है बहुत ही पॉपुलर, सिम्पसन्स। हाँ, तो जैसे इसी को हम उसमें कहें कि हाँ, इंसान उसे नोटिस ही ना करे तो सब ठीक है, लेकिन अगर जहां नोटिस करना लग जाए, जहां उसमें डीप डाइव करने लग जाए, उसकी अलग ही थ्योरीज हैं। क्या शो है यार वो, मतलब थोड़ा सा बताओ हमारे ऑडियंस को, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, इंडिया में ज्यादातर लोगों को सिम्पसन्स पता नहीं है, ठीक है, लेकिन सिम्पसन्स एक शो है, ये बहुत पुराना शो है, जो बहुत लंबा है, बहुत सारे एपिसोड्स है, बहुत पुराने टाइम से चल रहा है, एनिमेटेड शो है। तो उस शो को लोगों ने देखा होगा नॉर्मली, ठीक है, और एंजॉय भी करा होगा कि भाई वाह क्या जोक्स लिखे हैं, ठीक है, भाई बहुत बढ़िया शो, एंटरटेन हो गया। लेकिन जो इंसान थोड़ा सा भी कंस्पिरेसी थियरीज की तरफ है, वो जब उस शो को दोबारा रीवॉच करेगा ना, तो उसको रियलाइज होगा कि एप्पल की आई वॉच, ठीक है, फेस टाइम, और क्या कहते हैं अभी क्या आया था एप्पल का विजन प्रो, ठीक है, ये आने से कितने सालों पहले ये चीज दिखा दी गई है कार्टून में कि ये होगा। ठीक है, सेम गोज विद कि भाई अब सिम्पसन्स का कंस्पिरेसी थियरी यही है कि उसके अंदर फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रखा है, फ्यूचर में जो इवेंट्स होने हैं उनको एक एनिमेटेड वे में जेरोक्स एकदम दिखा रखा है। ठीक है, जैसे यही अभी मैं आई वॉच की बात कर रहा हूँ, आई वॉच हो गया और ये फेस टाइम हो गया, इसको इन दोनों चीजों को एक ही एपिसोड में दिखा रखा है। उसने एक वॉच पहनी हुई है, उसमें सिग्नल वगैरह आते हैं, और शो के अंदर फेस टाइम नहीं होता, पिक्चर फोन होता है। सेम वे में गोप्रो दिखाया हुआ है कि हैट के अंदर उसने कैमरा लगाया हुआ है, जो आज के टाइम में हम गोप्रो लगाते हैं, गोप्रो वाली चीज हो गई। 90s का शो है। हाँ, बहुत पुराना है, बहुत बहुत पुराना है। ठीक है, अभी वर्ल्ड कप हो रहे फुटबॉल के हुए थे, ठीक है, उसके मैचेस प्रेडिक्ट कर रखे हैं भाई, और ये बता रखा है किन किन टीम के बीच में होगा और क्या स्कोर होगा। ये कार्टून में है। सेम वे में स्कोर कैसे प्रेडिक्ट कर लिया, चलो टीम्स भी कर ली, तो स्कोर कैसे कर रखा है, और इतना अजीब स्कोर भाई 7-0 प्रेडिक्ट करना तो बहुत बड़ी बात है। ये चीज हो गई, और सिम्पसन्स ने और क्या प्रेडिक्ट कर, कोविड की बहुत बात हुई है, उसमें कोरोना वायरस प्रेडिक्ट कर लिया गया था। है कोविड वाला नहीं पता मेरे को कोविड हुआ था, तो ये प्रेडिक्ट हुआ था, उसमें टॉम हैंक्स को कोविड हुआ था। टॉम हैंक्स वाज वन ऑफ द फर्स्ट एक्टर्स जिसे कोविड हुआ था। अच्छा, एक्चुअल में भी। अच्छा, कोविड भी प्रेडिक्ट कर रखा था। हाँ? तो ये एक और मिल गया, 2020 में ही प्रेडिक्ट किया था। तो अगर हम इस चीज को कंसिडर करते हैं कि भाई शो के अंदर कोइंसिडेंस हो गया, तो किस लेवल का कोइंसिडेंस है कि भाई एक्टर भी प्रेडिक्ट कर दिया, बीमारी भी प्रेडिक्ट कर दी। ठीक है, और वो सेम चीज हो रही है बाद में। ठीक है, लेडी गागा का उन्होंने सिम्पसन्स में एक शो दिखाया था कि उसने कॉस्ट्यूम पहनी हुई है और वो हवा में उसको खींचा जा रहा है शो के अंदर बीच में। दैट सेम हैपेंड अभी थोड़े टाइम पहले। ठीक है, सेम जेरोक्स है वो दोनों, एक एनिमेटेड फुटेज और एक रियल है। वो ऐसा लगता है कि पहले रियल शूट हुआ था और उसको एनिमेट करा गया, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सिम्पसन्स शो का पार्ट था बहुत साल पहले और ये रियल लाइफ में हुआ। ये चीज हुई थी। डोनाल्ड ट्रम्प का प्रेसिडेंट बनना प्रेडिक्ट कर दिया था, और ऐसा वैसा भी प्रेडिक्ट नहीं करा था। ठीक है, एक फुटेज है सिम्पसन्स में कि डोनाल्ड ट्रम्प ना, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एस्केलेटर बोलते हैं, उससे नीचे आ रहा है। ठीक है, सिम्पसन्स में था, एनिमेटेड है, नीचे आ रहा है। ठीक है, और उसके पीछे एक बंदा है, वो बोर्ड पे उसके लिखा हुआ है प्रेसिडेंट वगैरह कुछ तो लिखा हुआ है, और वो ऐसे ऐसे कर रहा है, उसके हाथ से वो बोर्ड गिर जाता है। ये सालों पहले हुआ है। उसके बाद ट्रम्प बना प्रेसिडेंट, एक फुटेज थी उसकी, वो सेम वे में नीचे आ रहा है, सेम वे में हाथ हिला रहा है, और उसके पीछे एक बच्चा या आदमी है, उसके हाथ में बोर्ड है, वो सेम उसी टाइम पे गिरता है। वाओ। तो भाई हाउ इज दिस पॉसिबल कि एक शो के अंदर
जो सालों पहले आया हुआ है उसके अंदर आज के टाइम की फुटेज का एनिमेटेड वर्जन है, सेम जेरोक्स। मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, नहीं भाई सेम, दिमाग खराब हो जाता है। तो ये चीजें हैं भाई सिम्पसन्स में, दिमाग फट जाता है भाई साहब। अब एक और क्लिप है, उसका मैं श्योर नहीं हूं कि वो एआई जनरेटेड था, नकली था या असली था। तो उसके सिम्पसन्स में ना एक और चीज प्रेडिक्ट कर रखी है कि सिम्पसन्स में ना एक कैरेक्टर होता है, मैंने देखा नहीं है शो में, वो बोलता है कि पाकिस्तान और पैनकेक में डिफरेंस क्या है। ठीक है, बोलता है मेरे को आज तक कोई पैनकेक नहीं पता जिसपे इंडिया ने न्यूक गिराया। ये चीज सुनी थी ना मैंने कि भाई अगर ये प्रेडिक्शन है तो बहुत गलत होने वाला है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट कर रखी है सिम्पसन्स ने, इंसैनिटी है सिम्पसन्स। तो उसके ये भी थ्योरी होगी कि उसके मेकर्स को इतना सब कैसे पता है? यही मेन कंस्पिरेसी थियरी है कि उसके मेकर्स फ्यूचर से ही आए हुए हैं। ओह ठीक है, क्योंकि फ्यूचर से ही आना पड़ेगा, ये सारी चीजें प्रेडिक्ट करनी है। तो ये थियरी है कि उसके जो राइटर्स है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर से या तो लिंक्ड है टाइम मशीन से, और ये पूरा जो टाइम ट्रैवलिंग है उससे लिंक्ड है, या वो फ्यूचर से आए। क्योंकि अगर हम दोनों बैठ के शो लिख रहे हैं, ठीक है, और हमने एक एनिमेटेड शो बनाया और हम दिखाते हैं उसके अंदर कि भाई आगे जाके सपोज फ्रांस का एक बंदा प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, और वो ऐसा ऐसा दिखता होगा, और आगे जाके 5 साल बाद फ्रांस का प्रेसिडेंट ऐसा ही हो गया, ठीक है, तो भाई क्रेजी होगा ना, कि भाई ये कैसे हो रहा है। तो फ्यूचर तो जानना पड़ेगा ना उसके लिए। और इतने सारे प्रेडिक्शंस, पता नहीं कितने 40-50 कितने प्रेडिक्शंस हैं जो सही है, एकदम सही नहीं, एक्यूरेट है, कि भाई आज की रियलिटी को एनिमेट कर दिया है सेम। तो सिम्पसन्स का बहुत क्रेजी सीन है भाई, इंसैनिटी। मेरे को तो समझ नहीं आता है क्या फ्यूचर से कौन आ गया ये उसके राइटर्स क्योंकि तभी हो सकता है भाई। एलियंस की कोई थ्योरी भी कहते हैं इसके पीछे है। एलियंस की थ्योरी इल्यूमिनाटी से लिंक्ड है। ओके ठीक है, रेप्टिलियन थ्योरी एक है। क्या है रेप्टिलियन थ्योरी? तो उसकी थ्योरी है कि बहुत पहले से ना ये थ्योरी आनी शुरू हो गई थी कि रेप्टिलियन लोग हमारे साथ हैं। एक बंदा है डेविड आइक नाम है उसका, उसने एक बुक लिखी थी, मेरे को ईयर याद नहीं है, काफी पहले लिखी थी, द बिगेस्ट सीक्रेट है शायद बुक का नाम। ओके ठीक है, तो उसने वो बुक लिखी थी और उस बुक के अंदर उसने मेंशन करा है कि कैसे जो मेजर लीडर्स हैं आज के वो रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड्स हैं। ओके डेविड आइक ने ये बुक लिखी थी और बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। उसके बाद डेविड आइक ने बहुत सारे शोज करे हैं, सेमिनार्स के, मतलब एक ऑडिटोरियम बुक करा और वहां पे वो प्रेजेंटेशन देता है टू शो पीपल कि भाई ये रेप्टिलियंस हैं। और उसके बाद बहुत सारी थ्योरी और है, और हर शो के बाद उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है। इतनी कन्विंसिंग बातें उसकी। ठीक है, तो ये थियरी चलती आई है बहुत लंबे टाइम से कि भाई रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड्स हमारे बीच में है। जकरबर्ग हो गया, ठीक है, मेजर लीडर्स हो गए, ठीक है, रॉयल फैमिली हो गई, ये सारी। ठीक है, तो भाई साहब ये रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारी थियरीज तो चल ही रही थी। बीच में एक न्यूज आई थी कि जस्टिन बीबर कहीं पे था, उसका शो था, उसके बाद वो ग्रीन रूम में था, ऐसी कुछ है। तो फैंस ना उसके ग्रीन रूम में घुस गए थे, और जो फैंस घुसे उन्होंने बोला कि भाई हमने उसको अपनी स्किन पील करते हुए देखा है, कि भाई स्केल्स दिखे हमें, और वो भागे उस कमरे से चीखते हुए। बहुत क्राउड भागा है उनके ग्रीन रूम से कि हमने ऐसा कुछ देखा है। तो ये बहुत ज्यादा कवर हुआ था न्यूज में भी। लेकिन फिर बाद में वही होता है ना कि कोई भी सेलिब्रिटी के बारे में कुछ भी सच लीक होता है तो फिर पीआर टीम लगती है, करेक्ट, कि भाई नहीं हटा हटा हटा, ऐसा कुछ नहीं है ये वो। करेक्ट, तो ये चीज आई थी। ये बहुत होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो नेगेटिव जा रही है या कुछ जहां पे लोग बहुत ज्यादा बात करने लगे हैं, तो पीआर टीम ना बड़े तरीके से उसे सब हटा देती है। पीआर टीम क्या होती है? पब्लिक रिलेशंस टीम, जो प्रेस मैनेज करती है पूरा आपका। तो वो ऐसे आर्टिकल सीड कराती है कि ऐसा कुछ नहीं था या वो कुछ नहीं था, और बहुत इजीली सब वाइप आउट हो जाता है। हाँ, पीआर टीम बेसिकली वही हो गया कि उनका काम है तुम्हें और ज्यादा फेमस करना और तुम्हारी पब्लिक इमेज अच्छी रखना। तो इससे थियरी बहुत ज्यादा बूस्ट हो गई थी कि भाई ऐसा कुछ तो है। ठीक है, अब प्रिंसेस डायना का सुना था मैंने कि प्रिंसेस डायना बहुत प्रॉब्लम वगैरह चल रही थी, तो वो फोन कॉल्स करती थी ना। प्रिंसेस डायना के पास एक शामिन था, ओके, ठीक है, उनसे बातचीत वगैरह होती थी। तो प्रिंसेस डायना के फोन कॉल्स टैप होते थे, तो उसको कोड वर्ड यूज करना पड़ता था अपनी फैमिली के लिए। वो पता है कोड वर्ड क्या था? ठीक है, लिजर्ड्स एंड रेप्टाइल्स।
वो अपनी फैमिली को लिजर्ड्स एंड रेप्टाइल्स करके बोलती थी। तो ये तो मतलब बहुत छोटी बात हो गई, बट कंसिडर करा जा सकता है इस चीज। कंसिडर करा जा सकता है, करेक्ट। तो हाँ, ये रेप्टिलियन थियरी है कि वर्ल्ड के जो मेजर लीडर्स हैं वो रेप्टाइल्स है। वाओ। तो हाँ तो आई नो इट्स क्रेजी, बट तुम एविडेंस में घुसते हो ना तो थोड़ा दिमाग सनकता है हल्का। दिमाग घूमता है आपका कि अरे हाँ, ये जो मैं आज तक इतनी सारी चीजें बिलीव करके चल रहा था, ये सच है कि नहीं, हाँ, या मैं एक झूठे वर्ल्ड में ही रह रहा हूँ। वो ये चीज तो भाई है, दिमाग घूमता है। अब इसके साथ एक और स्टोरी अटैच्ड है कि एक पुलिस वाला था, उसके आसपास ना एक यूएफओ गिरा था। ठीक है, यूएफओ गिरा था, उसके बाद उसने क्या कहते हैं पुलिस को इन्फॉर्म करा कि भाई मेरे आसपास कुछ गिरा है। तो मिलिट्री आई, उसको सारा को उठाया और ले गई। ठीक है, तो पहली बार जब उसने कॉल करा पूछने के लिए भाई ये क्या है, उसने फोन करा ना कि भाई तुम जो लेके गए हो मतलब क्या है, कुछ बताओ तो सही मेरे को। तो जो पहली बार उसको आंसर मिला था, बोलता या तो ये कोई यूएफओ है जो भाई बाहर से आया है, ये कुछ हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है ये। ठीक है, कुछ तो ये मैटर है, हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हो गया भाई साहब, शिट एलियंस वगैरह आने लगे। उसने दूसरी बार कॉल करा ना तो उन्होंने सीधा स्ट्रेट अप आंसर दिया, अरे ये हॉट एयर बलून से गिरा था। हॉट एयर बलून हमें पता है ना कैसे काम करता है, लोहा थोड़ी ना होगा इतना सारा। करेक्ट। तो उसको ये आंसर मिलने लग गए। उसके उस दिन के बाद से बहुत ज्यादा यूएफओ साइटिंग्स होने लग गई हैं। ठीक है, तो वो जो पुलिस वाला था, फिर उसके बाद उसको हेलुसिनेशंस वगैरह आने लग गए थे काफी ज्यादा। ठीक है, कि बैठे बैठे ब्लैकआउट हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, तो वो एक हिप्नोटिस्ट के पास गया था कि भाई क्या हो रहा है, उसको हिप्नोटाइज करा। अब हिप्नोटाइज करके उससे सच निकलवाना है जो उसने एक्चुअली देखा है। उसने बताया कि वो जो यूएफओ क्रैश हुआ है ना, उसके अंदर ही उसको ले गए थे, और उसने जो एलियंस देखे थे वो ऐसे लिजर्ड टाइप थे, एंड उनकी चेस्ट पे ऐसे एक लोगो था स्नेक वाला। ठीक है, और उसने वो चीज देखी है, उसने ये चीज बोला। अब वो पुलिस वाला था तो उसकी बात में क्रेडिबिलिटी भी थी। तो यहाँ से वो रेप्टिलियन थियरी वाली भी चीज आ गई है, एलियंस वाली भी आ गई। तो बहुत सारी चीजें लिंक्ड है, ये सारी थियरी सब कुछ ना सब जुड़ी हुई है एक दूसरे से। इट्स अ वेब। और उस वेब के ऊपर अभी फिंग ने बताया कि कुछ आने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग सा, तो हाँ, we'll wait for it. कुछ निकालेंगे बढ़िया, अभी चल रहा है काम। अब मैं आता हूँ सबसे खतरनाक टॉपिक पे, डार्क वेब की दुनिया। क्या है डार्क वेब और क्यों सबको दूर रहना चाहिए डार्क वेब से? ओके, सबसे सिंपल वे में बताता हूँ कि जो हम इंटरनेट यूज करते हैं, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, जितना तुम गूगल क्रोम पे, ठीक है, किसी और ब्राउजर पे चला सकते हो, वो है सरफेस वेब। वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% है। तो अब जो बाकी 96% है वो बन जाता है डीप वेब। वहां पे नॉर्मल जनता नहीं जा सकती। मिलिट्री वगैरह, आई थिंक वो मिलिट्री, बैंक्स और बड़ी बड़ी कंपनीज उसको यूज करती है। मतलब आईडी, पासवर्ड, ये सब कुछ वहां सेव होता है। बेसिकली ये चीज है। अब जो वो पूरा डीप वेब है, वहां पे एक स्पेसिफिक सेगमेंट है, मतलब उसका बॉटम है डार्क वेब, जहां पे इलीगल वेपन्स वगैरह सेल होते हैं ऑनलाइन। ठीक है, ड्रग्स हो गए, मेडिसिन, लोग डार्क वेब पे सब्जियां वगैरह भी बेचते हैं, तुम्हें सब मिल जाएगा वहां। ओके, ठीक है, एवरीथिंग इज अवेलेबल अगर तुम सही वेबसाइट पे जाते हो तो। ठीक है, अब तुम जो डार्क और डीप वेब है उसको अपने गूगल क्रोम और इन सारी चीजों से एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें चाहिए होता है टॉर ब्राउजर। अच्छा, ब्राउजर ही फर्क है उसका। तो हमारे जैसे हम वेबसाइट खोलते हैं youtube.com होता है, .in होता है, ये सब कुछ होता है। डार्क वेब पे .onion होता है। ठीक है, अब इसे अनियन ब्राउजर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे अनियन की बहुत सारी लेयर्स होती है ना, तो वैसे ही डीप वेब और डार्क वेब की भी बहुत सारी लेयर्स होती है। अब उसका काम क्या है कि डीप वेब और डार्क वेब पे जो भी काम हो रहा है वो ट्रैक ना करा जा सके कि कौन कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे लेयर्स होते हैं जिससे ट्रैक नहीं करा जा सकता कि कौन सा इंसान किस वेबसाइट पे है। अनोनिमस रहते हो तुम उस पे। ठीक है, डीप वेब पे तब भी तुम थोड़ा बहुत पकड़ सकते हो। डार्क वेब तो एकदम ही चला जाता है क्योंकि उस पे इलीगल चीजें हो रही है। और डीप और डार्क वेब पे सारे तुम कुछ भी खरीद रहे हो, ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो सारा बिटकॉइन में होता है। क्योंकि पहले बिटकॉइन ट्रेसेबल नहीं था। तो ये चीज थी। तो डीप और डार्क वेब ऐसे काम करता है। तो अब लोगों का क्या होता है कि भाई एक बार जाके देखते हैं डीप वेब पे, डार्क वेब पे। तुम्हें पता भी नहीं है किस लेवल के हैकर्स बैठे हैं। तुमने अगर एक बार मतलब टॉर खोला और तुमने कुछ उल्टा सीधा वेबसाइट खोला, तुम्हारा पीसी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम किसी और के पास एक्सेस है तुम्हारे कंप्यूटर का, तुम्हारी फाइल्स का। सीधा एक्सेस, सीधा कंट्रोल है। सीधा है ना, क्योंकि तुम ही तो गए ना।
उधर वो सीधा कनेक्शन हुआ, वो एक्सेस मिल गया, क्योंकि बहुत अलग अलग लेवल पे हैक कर दें, ठीक है। अब मैंने एक स्टोरी सुनी थी, अब ये कितनी सच है कितना क्या है इतना नहीं पता मेरे को, बट काफी प्रोबेबिलिटी है कि ये सच है कहानी, ठीक है। तो एक बार एक बंदा था ऐसा ही क्यूरियस माइंड का, पता चला डीप डार्क वेब के बारे में, टॉर डाउनलोड करा, ठीक है, सर्फ कर रहा है लैपटॉप पे, देखा 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 देखा, अच्छा कुछ नहीं मिला, ठीक है, बंद कर दिया लैपटॉप, बाहर गया, ठीक है, कैफे में जाके बर्गर खा रहा है, आराम से खाया, बैठ के आया वापस, लैपटॉप खोला, एक वेबसाइट पे पहुंचा, उसकी उसी बर्गर, वो कैफे में बर्गर खाते हुए फोटो ऐसे धीरे धीरे लोड हुई। तो ये जो चीजें हैं ये, और असैसिनेशन वेबसाइट्स भी होती हैं वहां पे, किलर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो आप। हाँ, वो वाली वेबसाइट्स भी हैं वहां पे। अब वो कितनी है असली हैं कितनी फेक हैं, वो भी क्वेश्चन मार्क ही है। तो डीप डार्क वेब पे मोस्टली चीजों पे क्वेश्चन मार्क ही है कि क्या ऐसा है क्या ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी चीजें होती आप गए हो कभी? यार, जब मेरे को पता है, मेरा चैनल हैक होने पे मेरी सांस रुक गई थी, मैं डीप डार्क वेब पे क्यों जाऊंगा जब मेरे को पता है मेरा कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ठीक है, मैं इतना कोई टेक जीनियस नहीं हूँ भाई, मैं क्यों जाऊं। ये जैसे टॉर वगैरह इजीली कोई भी खोल सकता है आज की डेट में। हाँ, और यही प्रॉब्लम है कि अगर तुम्हें देखना भी है तो भाई एक प्रॉपर हैकर और उस इंसान के साथ बैठो जिसको पता है हाउ दिस ऑल ऑफ दिस वर्क्स, ठीक है, जो सेफली कर सके। वो सिस्टम्स नहीं आते जिसके अंदर हर बार तुम उसे स्टार्ट करते हो तो वो एक फ्रेश होता है, उसके अंदर तुम कुछ सेव नहीं कर सकते, कोई फाइल नहीं रख सकते, वो एक बेसिक ओएस पे ही रहता है। लोग उस पे सर्फ करते हैं टॉर कि जैसे ही वो पीसी बंद हो सब इरेज हो जाए। ठीक है, तुम अपने घर पे बैठ के अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर पे ना ही एक्सेस करो तो बेटर है, कि तुम्हारे घर वाले की फोटोज होंगी, 10 चीजें होंगी, सबका एक्सेस है, तो तुम चाहते हो कि अननोन इंसान के पास एक्सेस हो उस चीज का? नहीं भाई, ठीक है, कि मतलब न्यूड्स हो गए, कुछ हो गए, वो अपने कंप्यूटर में रखे हुए हैं, कॉम्प्रोमाइज हुआ उनका पीसी, भाई ब्लैकमेल होते हैं वो, पूरी जिंदगी बिटकॉइन देते रहेंगे, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। हर एक इंसान के फोन में अपने पर्सनल कुछ फोटोज होती हैं जो शेयर नहीं करना चाहता, तो वो सब एट रिस्क है। ऑफ कोर्स है भाई, अगर तुम मैरिड हो, तुम्हारा बच्चा है छोटा, उसकी फोटोज तो होंगी, तुम्हारे बच्चे की फोटोज एक अननोन इंसान के पास है जिसको तुम ट्रैक नहीं कर सकते, तुम्हें पता भी नहीं क्या है, और तुम्हें आइडिया भी नहीं है भाई तुम्हारे पर्सनल इंफॉर्मेशन का किस लेवल पे इस्तेमाल करा जा सकता है। तो वही चीज है भाई, तो ये है डीप और डार्क वेब। लोग चले जाते हैं क्यूरियोसिटी में, उनको पता भी नहीं है, और काफी सारे लोग अभी होंगे जो जा चुके हैं, जिन्होंने कुछ डाउनलोड भी कर लिया होगा वहां से और उनका कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो अभी अगर फॉर्मेट वगैरह करो तो सही है सब, या पता नहीं, बहुत सारी चीजें अगर फॉर्मेट कर दिया लेकिन सेम इंटरनेट कनेक्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डार्क वेब पे ये भी कहते हैं कि इलीगल एक्टिविटीज अलग हद की होती हैं, अलग कि मतलब जैसे एक मूवीज में ही देखा गया है ये कि आप एक गेम खिला रहे हो जो डेथ का गेम है, अनफ्रेंडेड, वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज। तो हाँ, ये वाली चीज तो है। अब पता है लोगों को ये लगता है कि हाँ मूवी है, ठीक है, कि अनफ्रेंडेड देखी तो हाँ यार मूवी है, ऐसे असली में थोड़ा ना होता होगा। हर मूवी, हर एंटरटेनमेंट की चीज की इंस्पिरेशन होती है कोई चीज, ठीक है, पीपल नो सम स्टफ, ठीक है। लोगों ने, एक चीज होती है रेड रूम्स, ठीक है, रेड रूम्स में क्या होता है कि ये बोला जाता है कि ये स्पेशल वेबसाइट्स होती है फॉर द एलिट्स। एलिट्स क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इन वेबसाइट अगर ये एग्जिस्ट करती हैं तो इनमें घुसने के लिए और इनमें पैसे देने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, कि भाई तुम्हारे पास बिटकॉइन ही बिटकॉइन, अंधा पैसा है तुम्हारे पास। तो इनके अंदर क्या होता है कि एक विक्टिम को पकड़ लेते हैं एंड उसको टॉर्चर करते हैं एंड पैसे दिए जाते हैं कि भाई ये ले 10 बिटकॉइन, इसका कान काट दे, ये ले 10 बिटकॉइन, इसकी आंख निकाल ले। ये चलता है, ठीक। अब हम क्या सोचेंगे कि भाई साहब क्यों कोई करेगा, मतलब क्यों ही करेगा ये चीज, वो भी इतने बिटकॉइन देके। यार कुछ लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनके पास इतना पैसा है ना, जो तुम समझ नहीं सकते उनके पास कितना पैसा है। तो अब एक इंसान अपनी लाइफ में सारी गाड़ियां देख चुका है, पूरी दुनिया देख चुका है, सारे टाइप के लोग देख चुका है, सारे इमोशंस कर चुका है, ठीक है, और एंड में जाके उसकी उम्र क्या है, 40। बची हुई जिंदगी क्या करे समझ नहीं आ रहा। पैसे दुनिया भर के हैं, पावर दुनिया भर की है, चलो ये करते हैं, क्योंकि उस लेवल पे इंसान खुद को गॉड समझने लगता था ना। करेक्ट। तो उन लोगों के लिए ऐसी वेबसाइट्स होती हैं। अब इन वेबसाइट्स का कोई प्रूफ नहीं है
ठीक है, कि ऐसी कोई एग्जिस्ट भी करती है नहीं। लोग बोलते हैं कि भाई साहब जो टॉर ब्राउजर होता है उसकी बैंडविड्थ इतनी नहीं होती, पता नहीं कि उस पे लाइव स्ट्रीम नहीं हो सकती। मैं तो और सोर्सेज भी तो क्रिएट करे जा सकते हैं ना लाइव स्ट्रीम करने के लिए। तो ये चीजें हैं। इंडिया में आई थिंक एक बड़ी फेमस हुई थी बीच में मूवी राजीव खंडेलवाल की टेबल नंबर 21 में बोलने वाला था। हाँ। वो मेरे को बहुत, मैंने बचपन में वो पिक्चर देखी थी, तब तो मैं वो बुलिंग को लेके पिक्चर को देख रहा था। लेटर ऑन सालों बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि शिट ये डार्क वेब पे थी मूवी। तो टेबल नंबर 21 परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज का। ठीक है, तुम देखोगे तो तुम समझ जाओगे कि टेबल नंबर 21 में जो लाइव स्ट्रीम हो रही होती है वो डार्क वेब पे हो रही होती है, और वहीं पे सारे लोग बैठ के जो देख रहे होते हैं वो वही लोग होते हैं जो अंधा पैसा दे रहे होते हैं। एक और मूवी आई थी, आई थिंक इट्स अ हॉलीवुड इंस्पायर्ड मूवी, लक करके एक मूवी आई थी जिसमें गेम खेल रहे हैं लाइव्स के ऊपर और लोग बेट कर रहे हैं। हाँ, तो वही तो। अब हमारे यहाँ पे नॉर्मल लाइफ में बेट करने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, मैक्स टू मैक्स हमारे यहाँ पे कहाँ चले जाओगे कि भाई घोड़ों पे लगा दिया पैसा। ठीक है भाई, एलीट से उनको मन ही नहीं कर रहा घर से निकलना, उनके घर पे एंटरटेनमेंट चाहिए, वो फिर इन चीजों में करेंगे ना, अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है तो अब जिस इंसान पे इतना पावर है जो ये कर रहा है वो एविडेंस भी तो मिटा सकता है ना। करेक्ट। तो है नहीं है पता नहीं है, बट क्रेजी कॉन्सेप्ट्स हैं अगर ये एग्जिस्ट करते हैं। राइट, ये मुझे जेन्युइनली ये तो लगता है कि हाँ ये डार्क वेब तो है, डार्क वेब तो है, डार्क वेब तो है, और ये सारी एक्टिविटीज वहां पे होती हैं। हाँ 100% होती है यार। डार्क वेब की मैंने एक स्टोरी कवर करी थी, पीटर स्कली की। ओके। ऑस्ट्रेलियन बंदा था, उसने भाई छोटे बच्चों को टॉर्चर करा है, उनकी वीडियो बनाई है और डार्क वेब पे सेल करी है $10,000 में। और जब वो पकड़ा गया ना, जब वो जेल में था, वो तब भी पैसे कमा रहा था उन्हीं वीडियो से, क्योंकि लोग खरीदे जा रहे थे। अरे बाप रे। पता नहीं कि उसकी वेबसाइट, उसकी अपनी कंपनी थी नो लिमिट्स फन करके, उस पे वो ये टॉर्चर वीडियोस डालता था। ठीक है, और ये डाल के पैसे कमाता था। उसकी वेबसाइट पे कितने लाखों लोग आते थे दिन में, एक दिन में लाखों लोग। और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां पे रोज लाखों लोग आते हैं। तो ये जो गंदे लोग हैं ना, गंदे मतलब एकदम नीच लोग, ठीक है, जो ये सब कुछ करते हैं, बहुत ज्यादा तादाद में है भाई आज की डेट में, बहुत तादाद में है भाई। कई बार तो ऐसा लगता है कि ऐसा ही कोई इंसान निकल गया होगा अब हमारे बगल से, हमें पता भी नहीं चला होगा। बहुत गंदी दुनिया है भाई, बहुत गंदी दुनिया। तो इन सारी चीजों में घुसते हो ना, ये डार्क वेब पे ये सब कुछ हो जाता है, और तुम रियल स्टोरी सुनते हो, भाई दिल दहल जाता है कि ये सही में हुआ है। जो उसने वीडियो बनाई थी ना, मैंने उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पढ़ा था कि वो क्या हुआ है वीडियो में। भाई डिस्क्रिप्शन पढ़ के मेरा दिमाग घूम गया कि भाई शिट भाई, मतलब हद है। जब ये पूरा पीटर स्कली वाला केस खत्म हुआ था, जब वो पकड़ा गया, तो उसके घर में जहाँ पे वो वीडियो वगैरह शूट कर रहा था ना, वहां पे जमीन खोदी गई, हड्डियां निकली हैं बच्चों की जिनको टॉर्चर करता था, और उन्हीं बच्चों की वीडियोस अभी भी इंटरनेट पे सर्कुलेट कर रही हैं। तो ये नो लिमिट्स फन वाली एक कंपनी थी। वैसी एक रूमर फैला था कि R73 ऐसे कुछ करके नाम है, एक और स्नफ मूवीज बोलते हैं इन्हें। अच्छा। ठीक है, स्नफ मूवीज इज मरे हुए लोगों के साथ कुछ करना। ठीक है, मतलब गंदी चीजें, मतलब मैं वर्ड्स भी नहीं निकाल सकता अभी। ठीक है, वरना सेंसर ही हो जाएगा पूरा। ठीक है, नेक्रोपीडोफिलिया ये तो सेंसर कर ही देना। ठीक है, ये वर्ड भाई, तो ऐसी इतनी सारी वीडियोस हैं, मैं तो अभी कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर पा रहा हूँ ये सारी चीजें। सही में भाई, इतना घटियापन है ना लोगों में, इतने गंदी दुनिया है ना ये। हम यहाँ पे बैठे हैं स्टूडियो में, हम नॉर्मल सरफेस वेब चलाते हैं ना, हमारी जिंदगी हमें बहुत सही लगती है। लेकिन हमारे आसपास जो लोग हैं, जो हम इंटरनेट चला रहे हैं, उसके नीचे ही क्या क्या हो रहा है हमें नहीं पता। असली हॉरर तो वो है यार, असली हॉरर वो है भाई। भूत संभाल लेंगे, इन लोगों को हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो डार्क वेब में और आई थिंक कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा हूँ। तो वापस आते हैं हॉरर की दुनिया में, हॉरर स्टफ पे। तो पहाड़ों से जुड़ी एक कहानी मैंने देखी थी आपके यूट्यूब चैनल पे, आपने कवर की थी, तो वो क्या कहानी थी? ये कहानी मैंने अपने फ्रेंड से सुनी थी। ठीक है, क्योंकि मैं कंटेंट वगैरह ढूंढ रहा था, तो मैंने फ्रेंड से पूछा तेरे पास है कोई स्टोरी। तो उसने मेरे को बताई थी कि मनाली ले हाईवे है, वहां पे हुआ क्या था कि एक बार ना ट्रक
जा रहा था सामान इधर उधर करने, तो रास्ता बहुत खराब था। तो ट्रकों में होते हैं ना कि 2 लोग होते हैं, बारी बारी चलाते हैं ना, एक चलाता है दूसरा सोता है, तो ऐसे करके 2 लोग थे। तो वो जा रहे थे, तो बीच रास्ते में, एकदम खराब रास्ते में, वो ट्रक हो गया खराब हो गया। अब उन पे पानी नहीं बचा हुआ, ठीक है, खाना नहीं बचा हुआ, तो वो दोनों सोच रहे कि अब क्या करें। उन्होंने इंतजार करा कि भाई कोई गाड़ी आएगी, कोई गाड़ी नहीं, ठीक है, बहुत ही खराब रास्ता, एकदम सुनसान सा। तो उनमें से एक बंदा वहीं पे बोलता कि मैं ट्रक पे रुकता हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, ठीक है, तू जा चलते हुए, देखो जो आसपास मिले गांव वगैरह उनको बता कि ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है। बोलते ठीक है। तो वो बंदा वहां से चलता हुआ गया, धीरे धीरे रास्ता कवर करते हुए, आसपास लोग ढूंढते हुए। दूसरा बंदा जो था वो अकेला था वहां पे, ठीक है, सुनसान रोड पे एकदम अकेला है, उसके पास पानी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो तीसरे दिन ना वो बंदा वापस आया नहीं था, ठीक है, वो पता ही नहीं कहाँ गया। तो वो जो तीसरे चौथे दिन, मतलब थोड़े दिनों बाद ही, पानी वानी कुछ था नहीं, तो वो बंदा वहां मर गया क्योंकि उसे पानी नहीं मिला। उसका दोस्त वापस आया लोग बुला के, ठीक है, और उसे पता चला फक ये तो मर गया। तो उसके बाद से उस रोड, वो अभी भी थोड़ी बहुत खराब है जहाँ पे सब कुछ हुआ था, लेकिन लोग अब जाते उधर से। तो उसके सालों बाद एक स्टोरी आई कि ऐसे ही जा रहे थे, तो एक बीच में बंदा चल रहा था, ठीक है, पानी की बोतल लेके, उसने गाड़ी रुकवाई, बोलता पानी है तो दे दो, ठीक है। तो उसने ऐसा आगे करी बोतल, तो उन्होंने अपनी बोतल से पानी डालना शुरू करा, और पानी बोतल के थ्रू सीधा नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने पहले नोटिस करा, जब नोटिस करा ना, तो उन्होंने देखा, उन्होंने नस्ते बोल के वो निकल गए गाड़ी लेके, और बाद में जाके स्टोरी बताई। तो जब उन्होंने डिस्क्रिप्शन बताया कि ऐसा ऐसा दिखने वाला आदमी था, तो पता चला कि उस दिन जो आदमी मरा था वेरी सिमिलर दोनों। तो ये स्टोरी मैंने सुनी और मैं हो गया कि यार ये स्टोरी तो अच्छी है। तो उसके बाद फिर मैंने सर्च करा, तो ये स्पेसिफिक स्टोरी के आसपास मेरे को एक वो मनाली ले वाली स्टोरी मिली, जिसके अंदर वही जो बंदा मरा था ना, उसका साइड में एक टूम्बस्टोन टाइप बना रखा है, जहाँ पे लोग भरी हुई पानी की बोतलें फेंकते हैं। ओके। कि मतलब वो जो वहाँ पे घोस्ट है वो उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, क्योंकि रास्ता वैसे पहाड़ों पे। तो ये स्टोरी है, लोग करते हैं ये। अब वहां पे लोग ये भी वो रखे हैं कि भाई पोल्यूशन हो रहा है ये वो, लेकिन अब उनको फेंकना भी जरूरी है, उनके पता है ये स्टोरी, तो वहां के लोगों में, लोकल्स में स्टोरी बहुत पॉपुलर है। वाह, ये तो काफी अलग सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। बट उस हाईवे पे, उस जगह पे, उस रोड पे, पहाड़ वाली, वो कुछ है, क्योंकि मैंने भी मनाली वाली रोड के काफी किस्से सुने हैं कि अचानक से ना क्या होता है कि एक सफेद साड़ी में आपको लड़की मिलेगी, सफेद ड्रेस में, जो होता है तो वो आपसे लिफ्ट मांगेगी। आप अगर उसे लिफ्ट दे देते हो तो थोड़ी दूर चलते ही वो आपको एक, आपके शायद रियर व्यू मिरर में आपको दिखेगी। अब पीछे अगर मुड़े तो क्रैश हो जाएगा या फिर तो ये भी हुआ है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि सामने भी वो लड़की आती है रोड पे, पास हो रही है और पीछे भी वही है। ये तो है स्टोरीज, ये पहाड़ों में थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ये अभी मैंने थोड़े टाइम पहले ना ये सुना है, दिल्ली की सड़कों पे भी कहीं पे हो रहा है कि कोई तो रास्ता है, ऐसे 2 क्रॉस रोड्स हैं और वहां से बीच से जाते हो ना, तो अगर कोई लिफ्ट मांग रही है तो चुपचाप निकाल लेना है, ठीक है, क्योंकि अगर तुमने रोकी तो चुपचाप आगे बैठेगी और उसके बाद तुम्हारी गाड़ी ठुकेगी ही ठुकेगी, तुम नहीं बच सकते उसके बाद। तो ये चीज भी है। तो मैंने तो ठान रख के, मेरे को कभी ऐसा कुछ दिखा मैं उड़ा दूंगा, ठीक है। आई एम टू स्केर्ड फॉर दिस शिट। कोई यूट्यूबर प्रैंक कर रहा होगा, भाई सॉरी, देखी जाएगी फिर, मैं उड़ा दूंगा, क्योंकि मैंने स्टोरीज बहुत सुनी हुई है भाई कि ये रियल में हो चुका है लोगों के साथ, कि जो सर्वाइवर्स रह चुके हैं इन एक्सीडेंट्स के। बहुत दिल्ली के एंड में कितना बोला जाता था, द्वारका सेक्टर 9 में जो किस्सा है, या आप थोड़ा राजस्थान साइड चले जाओ तो दिल्ली जयपुर हाईवे पे ये बड़े सारे किस्से हैं। हाँ, ये स्टोरी कॉमन है काफी सारी जगहों पे। मुंबई में आर्य कॉलोनी की रोड है, वहां पे किस्सा है। सो ये तो है, काफी जगह ऐसे किस्से पाए है तो सही, क्योंकि काफी लोगों ने बयान भी दिया हुआ है ना कि मतलब भाई हमने ऐसा कुछ देखा था, हमारे साथ हुआ था। करेक्ट। तो बस मतलब मान लेंगे, नहीं चाहिए अपने लिए नहीं चाहिए, बस हमारे साथ ना हो। और एक मैंने और स्टोरी देखी थी, वो डॉल के ऊपर थी, एक ओकीकू डॉल। हाँ, वो स्टोरी तो यार इतनी इमोशनल है
वो डरावनी भी है बट वो इमोशनल भी है। ओके ठीक है, जितने सारे बड़े भैया भी देख रहे होंगे ना, वो उनको बहुत इमोशनल लगेगी ये। ठीक है, तो हुआ क्या था कि जापानीज स्टोरी है। तो एक छोटा सा लड़का था, ठीक है, इकीकी नाम था उसका। ओके उसकी छोटी सी बहन का बर्थडे था, उस बहन का नाम ओकीकू था। तो वो ढूंढ रहा है, गिफ्ट वगैरह नहीं मिल रहा। फिर एक शॉप के बाहर ना ग्लास होता है ना, उसके थ्रू उसे एक डॉल दिखी। उसने ऐसे ट्रेडिशनल जापानीज आउटफिट डाला हुआ है, ठीक है, उसे वो बहुत पसंद आ गई। तो उसने वो डॉल खरीदी, रैप वैप कराई, बहन के लिए ले गया, बर्थडे पे दे दिया बहन को। बहन को वो डॉल इतनी पसंद आई, बहन ने उस डॉल को कभी छोड़ा ही नहीं। खाना भी साथ खा रहे, छोटे बच्चों का होता है ना, तो कभी छोड़ा ही नहीं उस डॉल को। ठीक है, साथ में सो रहे हैं, ठीक है, साथ में खाना खा रहे हैं ऐसे। तो बीच में उस लड़की को हो गया मलेरिया, छोटी सी थी वो, ठीक है, और 3 साल की उम्र में उसकी हो गई डेथ। तो अब जब उसकी डेथ हुई तो उसको बरी करते टाइम ना ये था कि इस डॉल को भी बरी कर देते, क्योंकि उसको बहुत प्यारी थी वो। लेकिन रिलीजियस रीजंस की वजह से वो चीज वो कर नहीं पाया। तो घर वालों ने वो डॉल अपने घर में रख ली एज अ मेमोरी, और उस डॉल का नाम रख दिया ओकीकू। ठीक है, अब वो उन्होंने घर में रखी। तो एक दिन रैंडमली ना वो जो भाई था, सालों बाद ऐसे ही घूम रहा था, उसने वो डॉल को देखा। उसने नोटिस करा कि डॉल के बाल थोड़े लंबे हो रहे हैं, ठीक है, और लंबे होते जा रहे हैं। उसने घर वालों को भी बताया, उन्होंने भी देखा। उनको तो वही हो गया कि भाई ऐसे थोड़ा ना हो सकता है। तो उन्होंने वो बाल काट दिए। अब जैसे उन्होंने वो बाल काटे, भाई उनका जीना हो गया हराम। नाइटमेयर्स आए जा रहे हैं, उनका बहुत बुरा हाल हो रखा है, और रात को उठे जा रहे हैं, चैन की नींद नहीं आ रही है। और उसके फादर ने तो एक दिन उस डॉल को मूव करते हुए देख लिया था सोते हुए। तो अब बहुत सालों बाद, ठीक है, उनको समझ आ गया कि भाई ये डॉल के साथ कुछ है रिलेशन। ठीक है, कि हम नहीं सो पा रहे, हमें लगता है घर के अंदर कोई, हमें नॉकिंग की आवाज आ रही है, खिड़कियां जोर जोर से बंद हो रही हैं, खुद सब कुछ हो रहा है। तो वो बहुत परेशान हो गए थे, बहुत सालों तक रहे। उनको लगा या तो ये डॉल की वजह से है, या फिर जो ओकीकू की ग्रेव है वो घर के काफी पास थी। तो उन्होंने सोचा भैया मूव करते हैं। तो उन्होंने मूव करा। तो उसके बाद उन्होंने वो डॉल दे दिया टेम्पल में, ठीक है, एक काफी पॉपुलर टेम्पल है, उसके अंदर दे दिया। तो टेम्पल में जब वो डॉल रखी गई, तो टेम्पल के अंदर जितने और लोग थे उनको नाइटमेयर्स आ रहे हैं, वो उनको दिख रही है डॉल मूव करते हुए। तो उसके बाद फिर उस डॉल को ब्लेस करा गया बहुत ज्यादा, और उसके बाल बड़े होते रहते हैं ह्यूमन हेयर के अभी भी अभी भी वो बहुत एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है, और उसके बाल बड़े होते रहते हैं। और अब कमाल की बात आती है कि इतने सालों बाद ना, अब जब टूरिस्ट जाते हैं ना उधर, टूरिस्ट अब बोलते हैं कि भाई अब ना डॉल का धीरे धीरे मुंह भी खुल रहा है और अंदर दांत दिख रहे हैं। ये रियल है भाई, ये एग्जिस्ट करती है डॉल, लोग जाते हैं देखने। बाप रे, तो कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि वो जो छोटी बच्ची की सोल है वो उस डॉल के अंदर है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, अनबिलीवेबल है, बट व्हेन यू नो गेट टू नो ना कि एक टेंपल में रखा हुआ लोग देखते हैं, तो फिर तो तुम कैसे क्वेश्चन करोगे। लेकिन मैं ये मान सकता हूँ, ये बिल्कुल सच हो सकता है, क्योंकि जापान इज अ नेशन ऑफ वियर्ड बिलीव्स एंड वियर्ड स्टोरीज भाई। बहुत वो कल्चरली स्ट्रांग है, ट्रेडिशन कल्चर सब है उनके पास बहुत, मतलब इतनी सारी, हमने भी खूनी मंडे पे इतनी सारी जापानीज लेजेंड्स और वो सब कवर किए हैं कि जिसका कोई मतलब जवाब ही नहीं। अभी मेरे पीछे भी देखोगे तो सुकिमा ओना नाम से एक लेजेंड है जापान का ही, जो वुमेन, एक गोस्ट स्पिरिट जो गैप्स में रहती है, जो क्रैक्स में रहती है। पुट्टी करानी पड़ेगी घर की। एग्जैक्टली। तो जापान में आप देखोगे, जाओगे तो आप देखोगे उनका कोई भी आपको घर में क्रैक अगर दिखता है, या आपको पहले तो क्रैक नहीं दिखेगा, वुडन हाउसेस होते हैं ना उनके, हाँ, अगर कोई भी क्रैक्स आपको दिख रहे हैं तो वहां पे टेपिंग होगी, कहीं पे भी गैप आ गया कुछ या क्रैक निकल गया, क्योंकि ये लगता है वो होगी उसमें। ओह शिट, ये काफी पॉपुलर मान्यता है। जापान में तो बहुत सारी है, बहुत स्टोरीज है स्कूल्स के अराउंड और बाकी सारी चीजों के अराउंड, बहुत स्टोरीज है जापान में, बहुत सारी हैं। जैसे हमने रेप्टाइल्स के बारे में बात करी, एलियंस के बारे में बात करी, एक स्किन वॉकर्स और शेप शिफ्टर्स का भी बड़ा एक कॉन्सेप्ट फैला हुआ है, बहुत पॉपुलर हो गया था बीच में। ये जब सर्बियन डांसिंग लेडी वाला पॉपुलर हुआ था, उसके साथ उसके अगला टॉपिक जो एकदम से फट गया था वो स्किन वॉकर्स। अब स्किन वॉकर्स चीज ऐसी है कि बेसिकली ये या तो कोई विच है, या फिर कोई बहुत ही अलग लेवल का विच क्राफ्ट करने वाला आदमी औरत है, ठीक है, कि विच एज इन लाइक वो नेचर वाइज विच,
या फिर उसने पढ़ा है कि विचक्राफ्ट कैसे करना है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग एनिमल्स की या फिर ह्यूमंस, दूसरे ह्यूमंस का वो क्या कर लेते हैं, फॉर्म ले लेते हैं, हाँ, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं खुद को। अब ये एबिलिटी इनको कैसे मिलती है? ये रिचुअल्स करके एंड बाय ईटिंग अदर ह्यूमंस फ्लेश एंड ड्रिंकिंग देयर ब्लड, ऐसे करके। तो बहुत स्टोरीज है। तो एक कोई तो ट्राइब है नवाहो पीपल करके, ठीक है, उन्होंने पहले ये चीज डिस्कवर करी थी स्किन वॉकर्स वाली। तो उनके वहां पे तो इनके बारे में बात करना भी टैबू है। अच्छा, कि बात भी मत करो, ठीक है। उनके लिए स्किन वॉकर वो है, मतलब हु वॉक्स ऑन 4, मतलब 4 पैरों पे, कि कोई एनिमल है, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर स्किन वॉकर्स जो होते हैं वो एनिमल का फॉर्म लेते हैं। अब जब स्किन वॉकर्स किसी का भी फॉर्म लेते हैं, ह्यूमन का ले लिया या एनिमल का ले लिया ना, तो वो थोड़े एबनॉर्मली बड़े होते हैं साइज में, ठीक है। तो बड़े होते हैं तो उनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करा जा सकता है अगर तुम किसी स्किन वॉकर को देखते हो तो। अब जैसे हमारी आईज है, ठीक है, हमारी आई लैशेस थोड़ा ऐसे साइड की तरफ होती हैं, ठीक है, और आईज भी हल्का सा राइट ऐसे होती है। स्किन वॉकर्स की एकदम स्ट्रेट होती है दोनों आंखें, आई लैशेस भी। पहला साइन तो ये हो गया अगर तुम्हें पकड़ना ही है किसी को तो, ठीक है। दूसरा साइन, साइज उनका बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तीसरा साइन, उनमें बहुत एबनॉर्मल स्ट्रेंथ होती है कि वो बहुत तेज भाग सकते हैं, पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे ऐसी, क्योंकि उनमें इतनी एबिलिटी होती है चाहे किसी भी फॉर्म में हो। तो अब स्किन वॉकर्स का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हो गया एकदम से? एक वीडियो आई थी जिसके अंदर ना आदमी है, वो चलता हुआ जा रहा है और उसको ना एक दूसरा आदमी की चीखने की आवाज आती है, तो उस तरफ देखता है, ठीक है। तो खुले से एरिया में एक आदमी खड़ा होता है स्टिल, ठीक है, और उसकी तरफ से आवाज आ रही होती है, लेकिन वो जो आवाज होती है चीखने की, वो ऐसा लगता है कि आदमी पूरी बॉडी का जोर लगा के चीख रहा है। मतलब अगर हम में से कोई भी पूरा जोर लगा के चीखेगा तो बॉडी में कुछ मूवमेंट होगी ना, कि शोल्डर्स हिल रहे हैं, सर हिल रहा है, हाथ हिल रहे हैं ना। वो स्ट्रेट खड़ा है, बस चीख रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई साहब कुछ है इसके अंदर, हाथ पैर ही काट दिया बंदे का, कि ऐसे चीख रहा है, लेकिन वो स्टिल खड़े होके ऐसे चीख पा रहा है। तो उसने उसकी वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट आ गया था कि भाई ये स्किन वॉकर है, क्योंकि ऐसे चीखने के लिए भाई यू हैव टू स्क्रीम योर लंग्स आउट। तो पूरी बॉडी का जोर लगेगा, तुम स्टिल खड़े हो गए ऐसे नहीं चीख सकते, ठीक है। तो यहाँ से पहले ये वीडियो आई थी। दूसरी वीडियो आई थी एक, कि एक तो कोई ओनर था, उसका ना छोटा सा डॉग था, तो वो ऐसे ही गया, तो उसका डॉग ना वियर्ड बिहेव कर रहा था। उसकी आंखें थोड़ी रेडिश सी हो रखी थी। स्किन वॉकर्स को पकड़ने का ये भी है कि उनकी आंख ऑरेंजिश रेडिश सी होती है, तो उसकी आंखें अजीब सी हो रखी थी, ठीक है। तो उसने अपने डॉग को देखा और उसने बोला कि घूम, ऐसे ट्रिक करके देखा। तो डॉग घूमा, ओनर ने दरवाजा बंद करा भाड़ एकदम जोर से, बोलता मैंने कभी अपने डॉग को सिखाया ही नहीं था ये। तो ये एक और आया था कि भाई ऐसे बहुत सारी वीडियोस आए हैं कि लोगों के पेट्स वो चीजें कर रहे हैं जो उन्हें सिखाया ही नहीं गया। तो स्किन वॉकर हमारे पेट बन के हमारे घर में भी हो सकते हैं। तो ये भी एक अर्बन लेजेंड है, तो इस पे ऑब्वियसली कोई एविडेंस नहीं है। कहानियां बहुत हैं, कहानियां बहुत है, और वैसे कांप जाए इंसान देख के। तो हाँ, स्किन वॉकर का ये सीन था यार। ये तो बहुत ही मजा आया यार रोहन। इतनी सारी अच्छी हमने हॉरर स्टोरीज सुनी, हमने इल्यूमिनाटी को टच किया, डार्क वेब की दुनिया से कैसे बच के रहना है वो सीखा। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी यार। थैंक यू सो मच यार। कैसी लगी आपको इस एपिसोड की हॉरर स्टोरीज और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज? अगर अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, हमें कमेंट्स में जरूर बताना कि हमारा अगला गेस्ट कौन होना चाहिए। 26 अक्टूबर को दिल्ली के सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हॉरर कॉन। तो पिन कमेंट की लिंक पर जाओ, उसे क्लिक करो और देखो हॉरर कॉन है क्या। आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज छुपा है। स्पेशल थैंक्स टू आवर पार्टनर्स फ्यूजन फ्लाई एंड माय पहाड़ी दुकान। फ्यूजन फ्लाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में अपनी फ्लाइट टिकट्स बुक कर सकते हैं, और माय पहाड़ी दुकान आपके लिए लेकर आता है पहाड़ों के बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स प्रोडक्ट्स की फॉर्म में। तो जरूर चेकआउट करना माय पहाड़ी दुकान और फ्यूजन फ्लाई, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।